चलिए आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो नंबर 2 में हम लोग आज पहले कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला कंसंट्रेशन टर्म हो गया हमारा वेट बाय वेट परसेंट। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, चलिए तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट, ठीक है, डब्ल्यू जो दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डब्ल्यू क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट, मतलब विलायक का द्रव्यमान, इसको क्या बोलेंगे, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, और डब्ल्यू भी मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको कहते हैं विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, चलिए तो वेट बाय वेट परसेंट निकालना है। तो देखिए वेट बाय वेट परसेंट कुछ नहीं होता, अगर कह दें कि सॉल्वेंट का वेट बाय वेट परसेंट निकाले, द्रव्यमान प्रतिशत सॉल्वेंट का द्रव्यमान प्रतिशत निकाले, तो कैसे निकालेंगे, देखिए वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना, जिसके बारे में पूछ रहा उसके मास को ऊपर रखेंगे। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत सॉल्वेंट का पूछ रहा है, सॉल्वेंट का वेट बाय वेट परसेंट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सॉल्वेंट का द्रव्यमान को ऊपर रखेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इनटू 100। कहने का मतलब हो गया कि सॉल्वेंट का वेट बाय वेट परसेंट क्या हो जाएगा कि द्रव्यमान के अनुसार मास के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के प्रति 100 पार्ट्स में, प्रति 100 पार्ट्स में सॉल्वेंट का कितना मास मौजूद है, उसी को हम बोलेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब कह दे कि सॉल्यूट का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जैसे इसका हो गया तो इसका क्या निकल जाए, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना दे रखा है, डब्ल्यू बटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, मास टोटल सॉल्यूशन का टोटल मास कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, दोनों को ऐड कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। क्लियर है, ये हो गया हमारा वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए ये सॉल्वेंट हो गया। अब देखिए वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट पूछे तो क्या करेंगे, चलिए अगर कह दें वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो क्या करेंगे, इस बार सॉल्यूट के मास को ऊपर रखेंगे, लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, आई टू 100 कर देंगे, यही तो हमारा हो जाएगा वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, हाँ चलिए तो हम लोग देख लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया कि द्रव्यमान के अनुसार मास के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के पर 100 पार्ट्स में जितना अवेलेबल होगा सॉल्यूट का मास, उसी को हम बोलेंगे वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है, अगर इसके डिफिनेशन पे चले तो लिख सकते हैं मास ऑफ कंपोनेंट अवेलेबल इन पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इट्स कॉल्ड वेट बाय वेट परसेंट। क्लियर है, चलिए ठीक है, इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग, लिख लीजिएगा, इसको मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। अब देखते हैं इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसके डिफिनेशन के बारे में, चलिए लिखेंगे
लिखेंगे mass of component present mass of component present in per 100 parts of solution due to mass of component present in per 100 parts of solution due to mass। क्लियर है कि मास के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के पर 100 पार्ट्स में मास के अनुसार द्रव्यमान के अनुसार सॉल्यूशन के पर 100 पार्ट्स में उसके अवयवों का कितना मास मौजूद है वही होता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, तो वेट बाय जैसे वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर वेट बाय परसेंट ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है, चलिए मिटा दें, समझ में आ गया? ठीक है, मिटाते हैं। चलिए इस पे न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। है तो कुछ नहीं, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। चलाए हाँ, एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा। एग्जांपल नहीं लिखा है उसमें, जैसे मान लिया एग्जांपल कह दें कि 5% NaCl solution, 5% NaCl सॉल्यूशन की बात करें, वेट बाय वेट दे रखा है, वेट बाय वेट परसेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? अगर कहीं ऐसा दिखे कि 5% NaCl सॉल्यूशन की बात कर दें तो इसका अर्थ होता है कि 5 ग्राम NaCl जो है 5 ग्राम 5 ग्राम NaCl इज present in 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, मतलब NaCl का 5 ग्राम जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, इसका अर्थ होता है 5% NaCl सॉल्यूशन, 5 ग्राम NaCl और 100 ग्राम हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है, चलिए इसका यही मतलब होता है। मिटा दे। अब देखिए किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट जो हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकता है, कोई भी स्टेट सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी स्टेट सॉल्वेंट हो सकता है। क्लियर है, चलिए हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि सॉलिड पार्टिकल सिर्फ सॉलिड ही होंगे, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल कह रहा है 5 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 95 ग्राम वाटर। 5 ग्राम यूरिया इज dissolved in 95 ग्राम वाटर। ठीक है, कह रहा फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, हल देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए डाटा न्यूमेरिकल कैसे बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, जो जो डाटा दिया हुआ उसको लिखिए, फिर क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है उसको लिखिए। ठीक है, तो पहले देखिए 5 ग्राम यूरिया का मास दे रखा, मास ऑफ यूरिया दे रखा, मास ऑफ यूरिया कितना दे रखा है 5 ग्राम।
ठीक है। अब 95 ग्राम ऑफ वाटर, अब वाटर का मास दे रखा है 95 ग्राम, उसको क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर दे रखा है 95 ग्राम, ठीक है। तो पूछ रहा है वेट बाय वेट परसेंट ऑफ यूरिया इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने की बात कर रहा है। चलिए कुछ तो है नहीं, चलिए हम लोग फॉर्मूले से जानते हैं। अच्छा अब देखिए यूरिया और वाटर है, ये 95 ग्राम है तो ये सॉल्वेंट, 5 ग्राम है यूरिया तो ये सॉल्यूट। अब दोनों को मिक्स किए तो सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, यूरिया का मास और प्लस वाटर का मास दोनों को ऐड कर देंगे। चलिए तो लिखेंगे इसलिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 5 प्लस 95 कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। क्लियर है। चलिए अब देखिए पूछ रहा है कि वेट बाय वेट परसेंट ऑफ यूरिया, अब यूरिया की बात कर दिया तो कि क्या कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, यूरिया सॉल्यूट हो जाएगा ना, ये कम मात्रा में इसलिए वेट बाय वेट परसेंट ऑफ यूरिया कितना हो जाएगा, मास ऑफ यूरिया बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्लियर है। चलिए अब देखिए मास ऑफ यूरिया कितना है, 5 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम इनटू 100 ग्राम, 100 से 100 दिया तो कितना आया, 5% आंसर इसका आया। ठीक है। तो यूरिया का परसेंटेज इसमें कितना, वेट बाय द्रव्यमान प्रतिशत कितना हो गया, 5%। मतलब क्या है कि देखिए ये परसेंटेज का अर्थ ही होता है कि सॉल्यूशन के 100 भाग में, 100 भाग में कितना यूरिया का मास मौजूद है, वही तो परसेंटेज होता है। जैसे आप लोग एग्जाम में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, मान लिया 50 मार्क्स लाए तो यही ना 100 भाग में कितना मार्क्स आया, 50% मार्क्स आया आपका, तो वही चीज जस्ट लाइक इसमें है। ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा, लिख लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फटाफट। अब देखिए क्या कीजिएगा, क्वेश्चन हम लिखे और वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा सीखेंगे आप, खुद से सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चलिए एक देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में दे रखा है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये देखिए इसको लिख देते हैं एनसीईआरटी। ठीक है। हाँ कह रहा इफ 22 ग्राम बेंजीन, ठीक है, 22 ग्राम बेंजीन is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, कह रहा find the weight by weight percent of benzene and CCl4। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो इसके सॉल्यूशन, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन करके देखेंगे, देखिए आता है कि नहीं। बहुत इजी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं इसमें, कुछ रखा नहीं है। चलिए ठीक है, वीडियो को पॉज करके करेंगे। चलिए जब तक मैं खुद से करता हूँ। 22 ग्राम बेंजीन की बात कर रहा है, तो मास ऑफ बेंजीन दे रखा है ना, जो जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन। हाँ न्यूमेरिकल बनाने का तरीका है, क्वेश्चन को पढ़िए, जो डाटा दिया है लिखिए, गिवन क्या है उसको लिखिए, फाइंड क्या करना है उसको लिखिए, दोनों को लिखिए। ठीक है। चलिए तो मास ऑफ बेंजीन की बात करें तो कितना दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम।
अब देखिए डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के 122 ग्राम में उपस्थित घुला हुआ है, तो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, चलिए CCl4 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, बेंजीन का C6H6 होता है। चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 122 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो पूछ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन का वेट बाय वेट परसेंट पूछ रहा है CCl4 का, मतलब इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का पूछ रहा है। तो क्या करेंगे यहाँ हम लोग, पहले क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन का टोटल मास निकाल लेंगे। 122 ग्राम में 22 ग्राम को ऐड कर देंगे सॉल्यूशन और सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को जोड़ेंगे, इसलिए लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। C6H6 बेंजीन का वेट बाय वेट परसेंट निकाल दें, तो मास ऑफ बेंजीन 22 ग्राम, जिसका निकालना उसको सबसे ऊपर रखेंगे, 22 ग्राम हो गया। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 122 और 22 कितना हो जाए, 122 प्लस 22 अब इनटू 100, ठीक है। इसको ऐड 22 122 22 कितना हो जाएगा 144 इंटू 100। अब देखिए इसको काट कूट कर सकते हैं, 11 से ये कट जाएगा 7 2 72, 2 से इसको 36 बढ़ते काट सकते हैं, 2 से 50, 2 से ये भी कट जाएगा 25 और 2 से कट जाएगा ये 18। चलिए 11 25 कितना हो जाएगा 25 और 25 5 7 2 275 275 बाई 18। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए 18 से, 18 से 275 से डिवाइड कीजिए, एक मर्ती लगा 8 7 15 9 8 17 9 हो गया 5 हो गया 18 25 90 हो गया 5 हो गया, चलिए 0 18 54 18 36 हो गया। अब ये 14 हो जाएगा ना 14 5 हो गया दशमलव होगा ना। अब 0 लगा 18 चौका 18 सत्ते 26 से 18 चौवाल से 18 सत्ते 26 126 हो गया, और ये 4 आ गया, ये 3 हो गया 1 कट गया, फिर यहाँ 144 जो भी है, ठीक है। अब 140 हो गया ना, फिर से 140 हो गया, फिर से 140 हो गया, तो 7 7 यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा यार, 140 140, तो यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको कर देते हैं 15.227% समथिंग, ठीक है, 8% कर देते हैं, ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग परसेंट आ गया, क्लियर है। चलिए अब आगे बात करें CCl4 की, मिटा दें इसको, लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए। अगले पे चलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ CCl4 122, मास ऑफ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 122 22 144, अब इनटू 100, तभी तो 10% में आएगा। अब 2 से काटिए 72 मरती, 2 से 72, 2 से 2 छुपा 1 कट गया, अब 2 से कटेगा 4 से कट जाएगा 18, ये कट जाएगा 50, चलिए 61 50, देखिए 5 हो गया 6 25 30 हो गया, 0 हो गया 18, 18 से भाग दीजिए 35 0 1 50, ये क्या है यार, मास ऑफ CCl4 122 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन इतना इनटू 100, 18 6 25 30 50 इतना का है यार, 18 दूना 36, 122 by 144, 122 है ना, तो 2 छक 12 2 एकम 2, ठीक तो है, 72 से हो गया, 4 से, अरे 25 होगा ना यार, 25 होगा, वही करें, कैलकुलेशन गलत हो रहा है, 25 25 और 61 तो हो जाएगा 61 25 कीजिए ना, 5 हो जाएगा 6 25 30 हो जाएगा, 2 6 दूना 12 5 2 5 5 15,
अब 18 से भागा दिए 1525, ठीक है। चलिए भागा दीजिए, तो 18 सत्ते 26 से 18 44 से 18 44 144। अब कीजिए घटाइए, एक दिन 12 10, अब 12 8 हो गया, 4 गया 8 हो गया, 4 4 कट गया। चलिए 85, 18 18 चक 72 72 हो गया, 13 हो जाएगा, 18 सत्ते 26 से, ठीक है। 18 सत्ते 4 समथिंग ऐसे रख लीजिए, कुछ कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 84.7 समथिंग, ठीक है। तो वहां से भी निकाल सकते थे, जैसे 15.27 समथिंग आया था ना, तो उसको 100 में से घटा दीजिए, प्रतिशत का मतलब 100 ना, 100 में से 15 घटाइएगा, देखिए यही क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आंसर, कितना प्रतिशत, कैलकुलेशन कर लीजिए, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे हम लोग। चलिए, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम था ये, आपके एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है ये, ठीक है, स्टार्टिंग में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 25% विजुअल 20 ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कह रहा है 25% सुगर is dissolved in 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो कह रहा फाइंड द मास ऑफ सुगर एंड वाटर, ठीक है। कह रहा 25% सुगर इज डिसॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द मास ऑफ सुगर एंड वाटर। तो देखिए इसके सॉल्यूशन की बात करें, वीडियो को पॉज करके आप लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका, ठीक है। कुछ नहीं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और फिर करिएगा, ठीक है। 25% ऑफ शुगर इज डिसॉल्व इन, अब देखिए यहाँ शुगर का वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ है, तो लिख लेंगे वेट बाय वेट परसेंट ऑफ शुगर, कितना दे रखा है 25%, क्लियर है। अब 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितना है 250 ग्राम, ठीक है। तो कह रहा है मास ऑफ शुगर एंड वाटर ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहां से हम लोग जानते हैं, चूंकि हाँ वेट बाय वेट परसेंट ऑफ शुगर, वेट बाय वेट परसेंट ऑफ शुगर की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, शुगर का मास, तो मास ऑफ शुगर तो निकालना ही है, तो शुगर के मास को हम देते हैं नाम ms, ठीक है। अब टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 250 हो गया, इंटू 100 कर दिए। चलिए इससे ये गया 2 पचे 10, सॉरी 5 दूना 10, अब 5 पचे 25। अब देखिए इधर वेट बाय वेट परसेंट 25% दे रखा है 25, अब 5 इधर है तो इधर आ जाएगा 5, 2 into ms, ठीक है। अब देखिए 2 को इधर लाइए, 125 बाई 2 बराबर ms, ठीक है। यहां से हमारा हो गया मास ऑफ शुगर इज इक्वल टू कितना 125 बाई 2, 2 छक 12 और 12 2 गुना 4 64.5, ठीक है, ग्राम, इतना हो गया आंसर। ये हो गया शुगर का मास, क्लियर, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं, अब निकालते हैं वाटर का मास। अब देखिए अब शुगर की मास कितना आ गया 125, कितना था 62.5 ग्राम। अब देखिए शुगर का मास ऑफ शुगर आ गया था कितना 62.5 ग्राम। अब टोटल सॉल्यूशन का मास 250 ग्राम है, तो हमारा वाटर का मास कितना हो जाएगा, अरे 250 ग्राम में से 62.5 ग्राम को घटा देंगे प्लस सब्सट्रैक्ट कर देंगे,
वही तो है, इसलिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ वाटर की बात करें तो 250 माइनस 62.5, यही तो निकालना है। तो 250 0 62.5 कीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये होगा 8 8 14 187.187.5 ग्राम आंसर। क्लियर है? कैलकुलेशन को बढ़ा बढ़ा के देखिए, क्या ये सब कैलकुलेशन देखिएगा, ये सब तो खुद से कर सकते हैं। बिठा दे क्या? चलिए बिठा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना क्वेश्चन किए? 3 क्वेश्चन किए ना, क्वेश्चन 3 किए। चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा 10 ग्राम सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर। ठीक है, 10 ग्राम। चलिए ये वाला क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन करेंगे नहीं, हम लिखा देते हैं। 10 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, इज dissolved in 100 ग्राम वाटर। ये जी क्वेश्चन है। वाटर फाइंड वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। इसको सिर्फ समझा देते हैं, निकालना कैसे है। 10 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर दिया हुआ है, 10 ग्राम सुक्रोज दिया हुआ है। फाइंड वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट तो इसमें वाटर सॉल्यूट होगा या सुक्रोज सॉल्यूट होगा? कौन सॉल्यूट होगा? तो 10 ग्राम सुक्रोज सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो इसके द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है, तो सुक्रोज का द्रव्यमान 10 ग्राम बटा सॉल्यूशन का द्रव्यमान कितना, 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 110 मतलब 110 और इंटू 100 कीजिए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन खुद से कीजिए, ये जी प्रॉब्लम है, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए खुद से कीजिएगा आप लोग, मिटा दें। यार बहुत इजी प्रॉब्लम है, इसको तो खुद से कर सकते हैं, ये सब कुछ तो है फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, थोड़ा सा अगले प्रॉब्लम पे हम लोग चलते हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए कह रहा है 10 ग्राम NaCl is present in 100 ml of solution, 100 ml of solution। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में मौजूद है। तो कहता फाइंड वेट बाय वेट परसेंट ऑफ फाइंड वेट बाय वेट परसेंट, सिर्फ इतना ही लिखा है। फाइंड वेट परसेंट इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 1.2 ग्राम इज 1.2 ग्राम प्रति ml। ठीक है, इतना दे रखा है। चलिए तो आगे करते हैं। 10 ग्राम NaCl is present in 100 ml of solution, मतलब 100 ml मिलीलीटर सॉल्यूशन में 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 10 ग्राम NaCl 10 ग्राम नमक है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ वॉल्यूम दे रखा है, वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखिए वॉल्यूम दे रखा है, चलिए सीखते हैं हम लोग, निकालते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन की बात करें तो कैसे होगा, चलिए NaCl का मास लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे मास ऑफ NaCl। अगर कर सकते हैं तो खुद से कीजिए, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 ml ना, 100 ml दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड वेट बाय वेट पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो को सॉल्यूशन डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं,
ये ठीक है, इसको आर एच ओ, ठीक क्लियर है। चलिए रो की वैल्यू दे रखा 1.2 ग्राम प्रति एमएल। हाँ तो निकालना है कैसे भाई, चलिए डेंसिटी दे रखा है, मास दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, पूछ रहा है वेट बाय वेट परसेंट डेंसिटी। अब देखिए वेट बाय वेट परसेंट निकालने के लिए चलिए कुछ नहीं कर रहा तो सीधा समझिए नमक सॉल्यूट पार्टिकल, ठीक है, सॉल्यूट कंपोनेंट जो हमारा NaCl है ना, NaCl दिया उसी पे निकालेंगे वेट बाय, इसी का वेट बाय वेट परसेंट पूछ रहा है तो क्या करेंगे, इसका तो है मास लेकिन सॉल्यूशन का मास हमको निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास कहां से निकालेंगे, तो सॉल्यूशन का मास हम इससे वॉल्यूम और डेंसिटी के रिलेशन से निकालेंगे, ठीक है, कुछ नहीं देखिए तुरंत फटाक से देखिए यहां, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है कि नहीं, क्लियर है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बस यही तो लगाना है, डेंसिटी 1.2 ग्राम। अब देखिए मास पूछ रहा है सॉल्यूशन का तो मास रहने देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता, चलिए वॉल्यूम पता है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। चलिए अब ये 100 ml इधर कर सकते हैं, ये डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1.2 into 100 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। चलिए इसको कीजिए, ये कैलकुलेशन तो फटाफट यार, कैलकुलेशन तो आप खुद से कर लोगे, आप लोग को तो इजी, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो यार, आप लोग खुद से कर लोगे। मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम। चलिए तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 120 ग्राम आ गया। चलिए इसमें इंक डाल देते हैं यार, थोड़ा डार्कनेस कम आ रहा होगा आप लोग को, दिखेगा कम तो आप लोग कुछ भी कहोगे, सर ये है सर वो है, ठीक है। चलिए थोड़ा डार्क बनाया जाए, इंक को कहाँ रख दिया यार, चलिए तो हम लोग करते हैं, देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम, तो वेट बाय वेट परसेंट निकालना है, इसलिए लिखेंगे वेट बाय वेट परसेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaCl 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम और इनटू कितना 100, यही तो करना, 1010 हो गया, कट गया, अब 2 से कट जाएगा 50, सॉरी 4 से कट रहा है ना, हाँ 25 का 100 और 3 चुके 12, अब 3 से 25 में भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 का 100, अच्छा दिया 12, ठीक है, 3 से भागा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 8, कितना है 10 ग्राम 120 का 12, ठीक है, 3 8 24 8 और एक आ गया, अरे 3 ऐसे करके आ गया, ये फ्रैक्शन है, ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग पीरियोडिक दशमलव, ठीक है, हाँ पीरियोडिक आवर्ती वाला रिकरिंग वाला दशमलव आ जाएगा, 8.33% हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्लियर है, हाँ मिटा दे क्या, चलिए एक क्वेश्चन बड़ा सा खूबसूरत सा है उसको भी कर लेते हैं, मिटा दे क्या, ये डेंसिटी वाला प्रॉब्लम था, तो डेंसिटी और वॉल्यूम मास के रिलेशन से कैसे हम लोग क्या करते हैं, डेंसिटी मास और वॉल्यूम के रिलेशन से, इसको याद रखिएगा, ठीक है, डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रिलेशन है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है, हाँ मिटा दे, मिटा देते हैं, लिख लिए इसको, चलिए ठीक है मिटाते हैं। एक और प्रॉब्लम है उसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये टॉपिक लास्ट करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग छोड़ेंगे, उसके बाद अगले कंसंट्रेशन पे चलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है 6 है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन
सल्फ्यूरिक एसिड, अरे यार एसिड, डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज दे रखा 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in which 70 gram sulfuric acid is present, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, डेंसिटी ऑफ 85% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का 85% सॉल्यूशन है जिसका डेंसिटी दे रखा 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को ज्ञात करें, आयतन को ज्ञात करें, विच जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब वैसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्ञात करें जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होगा। क्लियर है? चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहले जो डाटा गिवन है हमारा, जो डाटा गिवन होगा उसको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन की बात करेंगे। चलिए देखिए कह रहा है कि 85% सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो इसका इतना ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर सॉल्यूशन, तो दे रखा वेट बाय वेट परसेंट ऑफ सल्फ्यूरिक का फॉर्मूला लिखते हैं H2SO4 इज इक्वल टू कितना 85%, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन रो की वैल्यू दे रखा 1.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखिए अब यहां क्या कह रहा है कि वेट बाय वेट परसेंट ऑफ H2SO4, मतलब 85 ग्राम H2SO4 कितना विलियन में मौजूद है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। बात समझे, ठीक है ना। 85 ग्राम H2SO4 100 ग्राम में मौजूद है, तो यहां पूछ रहा है कि वैसे विलियन का वॉल्यूम बताएं जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद हो। अब 85 ग्राम H2SO4 वाले विलियन का द्रव्यमान 100 ग्राम था, तो अब निकाल लेते हैं 17 ग्राम सॉल्यूशन वाले, 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड वाले सॉल्यूशन का द्रव्यमान कितना हो जाए, एक एक नियम से देखिए। 85 ग्राम H2SO4 वाले सॉल्यूशन का द्रव्यमान मास दे रखा 100 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम H2SO4 वाले सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 100/85, यही होगा ना, एक वाले का कम होगा, डिवाइड कर दिए। इसीलिए 17 ग्राम H2SO4 वाले सॉल्यूशन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा 185 इंटू 17 ग्राम। अब 17 पचे 85, अभी 2500, मतलब 20 ग्राम सॉल्यूशन में H2SO4 का 17 ग्राम मौजूद है, ठीक है। अब आएगा 20 ग्राम। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए समझ में तो आ ही गया होगा कि कह रहा है कि 85 ग्राम जो सल्फ्यूरिक एसिड था वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में, इस लैंग्वेज का मतलब समझाया था ना, जैसे 85% सल्फ्यूरिक एसिड है, वेट बाय वेट है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे कि 85 ग्राम सॉल्यूशन, 85 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में मौजूद है। तो 1 ग्राम H2SO4 कितना सॉल्यूशन में मौजूद होगा 100/85, तो 70 ग्राम H2SO4 कितने में मौजूद होगा, कैलकुलेट करके 20 ग्राम। क्लियर है? तो बेटा लिख लीजिए। चलिए रहने देते हैं, चलिए इधर करते हैं कैलकुलेशन। अब 17 ग्राम, अब आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, आ गया कितना 20 ग्राम, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तो वही रहेगा, डेंसिटी किसी भी सॉल्यूशन का जो होता है इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, आंतरिक गुण होता है, वो चेंज नहीं करता है। क्लियर है? डेंसिटी कभी चेंज नहीं करता, डेंसिटी वही रहता है।
ठीक है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का। ठीक है, चलिए डेंसिटी मौजूद और ये मास मौजूद, हम लोग को पता है चूंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है ना वॉल्यूम। चलिए डेंसिटी का वैल्यू कितना दे रखा है 1.7, इधर दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। चलिए देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए डेंसिटी कितना है, डेंसिटी दे रखा है 1.7 ग्राम, मास पता है 20 ग्राम आ गया, बटा वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम अरे वॉल्यूम निकालना है यार। ठीक है, वॉल्यूम निकालना, 17 को इधर लाइए, वॉल्यूम इधर गया 20/17 इधर लाइए, अब दशमलव हटाए तो 10 ऊपर। ठीक है, तो 200/17, अब 17 से भाग दीजिए 200, 1 में 17 3 आया 0, कैलकुलेशन है तो बस वैल्यू रखिए, 30 आया, 17 2 34 1 17, ये हो गया 30 दशमलव 0, अब 17 6 17 17 89 119, अब कीजिए तो कितना हो जाएगा 11, कट गया 0, 17 17 89 से 17 6 2 तब से 102 8। ठीक है, अरे 11 दशमलव समथिंग ऐसे करके कुछ आएगा यार, कैलकुलेशन ना कीजिएगा, 1.76 एमएल हो जाएगा, घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, यहाँ देखिए क्लियर है, तो ये हो गया हमारा। चलिए तो इसको लिखिए, तो फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बाद आई थिंक मेरे अनुसार आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो था हमारा, लिख लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे और उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड करते जाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा कि न्यूमेरिकल उस पर कैसे बनाना है। ठीक है, साथ में हम डेफिनेशन लिखाते जा रहे हैं। ठीक है, और हिंदी वाले जो होंगे वो हिंदी बोल के भी समझा रहे हैं, उसको आप कॉपी पे डिफरेंशन लिखते भी जाएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि हिंदी इंग्लिश लिखने में होता क्या है कि टाइम ज्यादा, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो घर पे रहे, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।